Assalamu alaikum dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 9th history chapter number 6, the integration of Muslim states, a case study of Jammu and Kashmir. तो किस तरह से मुस्लिम स्टेट्स की इंटीग्रेशन हुई थी, या तो पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सेकंड है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के दौरान हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितने भी इसमें टॉपिक्स आएंगे आपको ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इवेंट्स लीडिंग टू एक्सेशन। तो जम्मू कश्मीर ने किस तरह से हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन की, किस तरह से हिंदुस्तान या इंडिया का पार्ट बना जम्मू कश्मीर। अगर हम देखें, पहले हमने बात की थी, जो महाराजा थे वो एक बहुत बड़े डिलेमा में थे, कंफ्यूजन में थे कि मैं किसके साथ रहूं या मैं इंडिपेंडेंट रहूं। जो नई न्यू डोमिनियंस बनी थी इंडिया एंड पाकिस्तान, उनमें से एक को चूज करना महाराजा के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। मगर ये जो डिलेमा था ये शॉर्ट लिव्ड था। उसको जल्द ही एक फैसला करना पड़ा कि मुझे किनके साथ रहना है, क्योंकि कुछ वजूहात थी ऐसी बनी। तो वो वजूहात क्या थी उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो कंफ्यूजन था या ये जो सिचुएशन आई थी, द केस ऑफ गुरदासपुर एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था 1947 में। तो उस वक्त जो पंजाब था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ था, मसला वहां पे था। जो सिख्स थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनमें से बहुत सारे सिख्स चाहते थे कि उनको भी एक अलग कंट्री दी जाए जिसको वो खालिस्तान बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उस वक्त जो लास्ट वाइस रॉय था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसने जिसको अपॉइंट किया कि आपको बॉर्डर बनाना है किसके दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसका नाम था साइरल जॉन रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी मिली थी कि आपको ये बॉर्डर बनाना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें, जब वो बॉर्डर बना रहे थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि पंजाब में बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान के साथ रहे या उनका हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो उस वक्त मुस्लिम लीग का हेड था जिसका नाम था अली मोहम्मद जिन्ना, उनका कहना था कि जो मेजॉरिटी, जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होगी वो पाकिस्तान के साथ आएगा। लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन थी। उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा मुसलमान थे, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश जो इंडिया के बीच में था उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाना वो भी एक दुश्वारी थी। तो रेड क्लिफ ने जब ये बॉर्डर्स वगैरह बनाए तो पहले पहले उसने सोचा था कि जो लाहौर है, लाहौर में जो मेजॉरिटी है लोगों की वो मुसलमान है, लेकिन वहां पे जो एसेट्स है, वहां पे जो प्रॉपर्टी है, उसमें मेजॉरिटी सिक्स की है। लेकिन बाद में उसने वो फैसला बदल दिया। एक्चुअली ये रेड क्लिफ ने ये बात पार्टीशन के बाद बहुत बार में बता दी कि मैं लाहौर भी हिंदुस्तान को देना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं थी, इसलिए मैंने वो फिर लाहौर को दी। और यहाँ पे बात चल रही थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, एसेट्स की नहीं। अब आते हैं गुरदासपुर। ये जो गुरदासपुर था, इसके 4 तहसील थे और 4 में से फिर बाद में एक ही पाकिस्तान को दिया जो रिवर रावी की दूसरी तरफ था, और 3 तहसील इंडिया को दिए गए। लेकिन जब पहले वहां पे डिस्कशन हुई थी तो गुरदासपुर में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, तकरीबन 50.2%। लेकिन उसके बाद 3 तहसील जब इंडिया को दिए गए तो पाकिस्तान इस पर काफी ज्यादा नाराज हुआ और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसलिए ये जो हिस्से है अपने अंडर में कर लिए ताकि ये रोड कनेक्टिविटी रख सके जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि उस वक्त तक जम्मू कश्मीर का फैसला नहीं हो चुका हुआ था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा या इंडिया के साथ। और इस पर पाकिस्तान को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये जो रेड क्लिफ थे जिन्होंने ये बॉर्डर बनाया है, उसने भी हमारे साथ धोखा किया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें,
اس پر اگر ہم دیکھیں پاکستان نے کافی زیادہ جو ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو روڈ کنیکٹیوٹی تھی وہ پہلے پاکستان کے ساتھ ہی ہمارے کنیکٹیوٹی وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو پاکستان نے ایسنشل سروسز کٹ کی، جس میں پیٹرول، شوگر، سالٹ وغیرہ تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹریڈ ٹمبر وغیرہ کا کرنا بند کر دیا، ٹرین سروس جو جموں پاکستان سے آتی تھی اس کو بھی بند کر دیا، تو یہ کافی زیادہ پرابلمز ہوئی۔ اگر ہم بات کریں تو اس گرداسپور میں پٹھان کوٹ بھی آتا تھا، جو ایک حساب سے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن انڈیا کا بن گیا، تو اس پر بھی کافی زیادہ وہاں پہ بحث ہوئی۔ اس کے علاوہ اور ٹرائبلز انویژن، آپ سب کو پتا ہے 1947 میں جو ہم کہہ سکتے ہیں پہلا وار ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، فرسٹ کشمیر وار بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب پاکستان کو لگا کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو ہمارا حصہ بننے سے مطلب روکے گا، رکاوٹ ڈالے گا، تو انہوں نے کیا کیا، آن 22 اکتوبر 1947 ان کے جو وزیرستان کے پشتون لوگ ہیں، ٹرائبل ملیشیا ہے، انہوں نے کراس بارڈر کیا اور اسٹیٹ میں انٹر ہوئے، اور انہوں نے بارامولہ پہنچ کے کافی زیادہ پلنڈر وغیرہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو مارا۔ اگر ہم بات کریں جب اوری وہ پہنچے تھے تو اوری میں ایک ریزسٹنس ان کے خلاف اسٹیٹ پولیس نے جو اس وقت یہاں پہ اسٹیٹ پولیس تھی، اس وقت یہاں پہ انڈین آرمی انٹر نہیں ہوئی تھی، تو ان کے انڈر میں بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے کافی زیادہ بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ اس بیٹل میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو ٹرائبل وغیرہ تھے یہ لداخ میں بھی انٹر ہوئے، اور لداخ میں کافی زیادہ پھر انڈین ملٹری وغیرہ آئی، تو وہ ہم بعد میں بات کریں گے یہ انڈین ملٹری وغیرہ کس طرح سے آئی اور انہوں نے کس طرح سے زوجلا پہ ڈیفینڈ کیا لداخ کو، اور لیکن وہ گلگت بالتستان گلگت کو نہیں بچا سکے، گلگت کو پشتون ٹرائبلز نے اپنے قبضے میں کر لیا اور وہ پاکستان کا حصہ بعد میں بن گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایکسیشن جو انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 26 اکتوبر 1947 میں، اس کے بعد انڈین ٹروپس کو ایئر لفٹ کیا گیا تھا سری نگر، اور اسی طرح سے ہم بات کریں گے جب ہم نے ابھی بات کی تھی کہ انڈین فورسز نے لداخ کو پھر یہاں پہ بچا لیا، اس کے علاوہ پاکستان کے کشمیر کے بہت سارے حصوں کو جب سری نگر میں انٹر ہونے والے تھے ٹرائبل پشتون، تو ان کو کس طرح سے ان کے خلاف ہم نے لڑا اور پشتون ٹرائبلز کو وہاں پہ ہرا دیا۔ اس کے علاوہ ایکسیشن کس طرح سے انڈیا کے ساتھ ہوئی، اسکالر ایک ہے پریم شنکر جھا، انہوں نے کہا کہ مہاراجا نے بہت پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ ہی رہوں گا، میرا آزاد یا انڈیپینڈنٹ یہاں پہ الگ کنٹری بنانے کا یہ جو سپنا ہے یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب پونچھ میں ریبیلین ہوئی تھی، جب وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں نے وہاں پہ ریبیلین کی، جس میں بہت سارے جو ٹرائبلز وہاں سے پاکستان سے آئے تھے انہوں نے بھی اس میں ان کو ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ پونچھ کا حصہ جو ہے وہ بعد میں پاکستان کا حصہ بنا۔ اسی طرح سے میر پور جو کہ آزاد کشمیر کا اس وقت حصہ ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا حصہ ہے، تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ پرابلمز ہوئی تھی، وہاں پہ بھی ریبیلین ہوئی تھی، تو مہاراجا ہری سنگھ کو پہلے ہی لگا تھا کہ میں کشمیر کو انڈیپینڈنٹلی رول نہیں کر سکتا، مجھے انڈیا کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، لیکن بعد میں جب پشتون ٹرائبلز یہاں پہ انٹر ہوئی، جو خیبر پختونخوا وزیرستان وغیرہ سے آئے تھے، تو مہاراجا نے انڈین ملٹری سے اسسٹنس مانگی، ہیلپ مانگی کہ مجھے آپ ہتھیار فوج وغیرہ دے دو، تو اس کے بعد وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی دہلی میں، ڈیفینس کمیٹی جو کہ اکتوبر 25 1947 کو ہوئی انڈر دا چیئرمین شپ آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تو انہوں نے مہاراجا ہری سنگھ سے کہا کہ ہم آپ کو ملٹری اسسٹنس دیں گے لیکن آپ کو پہلے ایکسیشن کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ، تو ایکسیشن اس کے بعد مہاراجا نے ان کے ساتھ کر لیا انڈیا کے ساتھ، اور اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے یہاں پہ فوج بھیجی، لیکن اس ایکسیشن میں مہاراجا ہری سنگھ نے 3 چیزیں انڈین جو گورنمنٹ تھی اس وقت ان سے مانگی، جس میں فارن افیئرس، ڈیفینس اینڈ کمیونیکیشن، یہی 3 چیزیں
इंडियन गवर्नमेंट के साथ मांगी, और ये भी उसमें कहा एक्सेशन में कि जब कश्मीर में हालात ठीक होंगे तो उसके बाद उसका फैसला वहाँ के लोग करेंगे। तो ये बात की बात है, प्लेबिसाइट वगैरह का भी मसला आया उसमें, तो ये बात करेंगे। कराची सीज फायर एग्रीमेंट, और जब कश्मीर और जो ये कश्मीर वार हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा यूनाइटेड नेशंस कमीशन को। तो वो उन्होंने 1949 में क्या किया, सीज फायर वायलेशन करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, इंडियन गवर्नमेंट वगैरह ने, कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, या पाकिस्तान यहाँ पे हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है, जो बॉर्डर्स पर उनकी आर्मी पहुंची है, इसी तरह से इंडियन आर्मी भी कश्मीर में पहुंची थी, तो ये एक बैटल फील्ड बनता जा रहा था। तो इसमें सीएस फायर की जरूरत थी ताकि ये फायरिंग या जो लड़ाई वगैरह ये रुक जाए। तो उसमें क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तब से यहाँ पे वॉच ऑब्जर्व कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 ऑफ अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिश की गई, जिसमें यूएन कमीशन ने मीडिएट किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि इन दोनों के बीच में जो ये फाइट है या जो झगड़ा चल रहा है कश्मीर के रिलेटेड, ये खत्म हो जाए। तो जब यहाँ पे नेगोशिएशंस दोनों साइड से हुई, एक्चुअली में इसमें दोनों कंट्री की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया और आर्मी ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें मीडिएट कर रहा था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब ये जो कश्मीर के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हो, तो इसमें एक हिस्सा फिर पाकिस्तान को दिया गया, एक हिस्सा फिर इंडिया को दिया गया। उसके बाद ये लड़ाई थम गई। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें, दो लड़ाइयाँ और हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली में जो तनाज़ा है रेड क्लिफ लाइन का, इसमें बहुत सारी जगहों पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस वक्त माउंट बैटन ने बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय की थी बॉर्डर्स पे, ताकि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं और जो इंडिया से वापस जा रहे हैं, तो वो आपस में कुछ वहां पे तनाज़ा वगैरह ना हो। लेकिन उस पार्टीशन के दौरान लाखों लोग मारे गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे मतलब उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई पार्टीशन के दौरान, और बहुत सारे लोगों ने रिबेलियंस की। अगर फॉर एग्जांपल उन्हें लगा कि हम पाकिस्तान के अंडर में आ रहे हैं लेकिन हमें इंडिया का हिस्सा बनना है, तो उन्होंने बॉर्डर्स चेंज किए। तो बहुत सारी जगहों पे ये बॉर्डर इशू रहा। इसी तरह से चाइना के साथ भी यही मतलब किस्से हुए। उस वक्त कोई पर्टिकुलर लाइन वगैरह नहीं दी गई थी, इसीलिए हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत सारी जगहों पे इस वक्त भी लड़ाइयाँ वगैरह चलती आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना था जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। इंडिया के लिए अलग पहले से ही थी, और जम्मू कश्मीर के लिए पहले से ही, मतलब अगर हम आर्टिकल 370 की ओर देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बनानी थी। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया अक्टूबर 1950 में, ताकि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाए और उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट करे। ऑन मई 1951 करण सिंह, जो कि यहाँ पे सदर रियासत बने थे, और दूसरा ये हरी सिंह, जो कि लास्ट डोगरा महाराजा था, उनका बेटा था। तो उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होंगे, उनको डिवाइड किया जाएगा। एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए 40,000 तकरीबन उनके पास वोटर्स वगैरह होने चाहिए। लेकिन इस के लिए जो इलेक्शन होने थे वो अगस्त सितंबर 1951 में इलेक्शंस हुए, जिसमें एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया गया। अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें कोई वुमेन वोटर नहीं था, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें एक वुमेन थी जो जिसने पूरी तरह से हारा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्शन रिजल्ट की, तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 सीट्स में से 75 जीते, और जिनका लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इस तरह से
ये प्रोसेस आगे चलती रही और फिर 1954 में आर्टिकल 370 को पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। और साथ में अगर हम देखें तो 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी किया गया। अब वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उसके बदले उनका डेप्यूटी बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बनाया गया। और साथ साथ में जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनता गया और नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो कंप्लीट हुई और उसको अडॉप्ट किया गया। उसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1957 को। और इस तरह से जम्मू कश्मीर की अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी जिसमें सेकंड पार्ट सेक्शन थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब पार्ट ऑफ इंडिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर बहुत सारे अभी भी जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और साथ में यूएनओ में भी अगर हम देखें एक मसला है कि जम्मू कश्मीर में जब हालात ठीक होंगे तो यहाँ पे प्लेबिसाइड करना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ पे एक किस्म की वोटिंग करनी पड़ेगी और जिसमें मेजॉरिटी अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहेगी तो वो आज़ाद रह सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, अगर इंडिया के साथ तो इंडिया के साथ रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे फ्यूचर में हमारे कश्मीर के साथ क्या होता है। फिलहाल आपके चैप्टर में इतना ही था, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।